हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले क्लास के साथ आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम। अभी पीछे के क्लास में बेटा हमने पढ़ा है वैद्युत अपघटन क्या होता है। ठीक है, वैद्युत अपघटन में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम मान लीजिए NaCl गलित अवस्था में लेते हैं, ओनली NaCl ही है, केवल इसमें हमने NaCl को गला दिया है और उसको इसमें पात्र में डाल दिया है। और यहाँ पर हम दो इलेक्ट्रोड ले लिए थे, एक था एनोड और दूसरा था बेटा कैथोड। और इसको हम प्लस बैटरी के प्लस टर्मिनल से उसको माइनस टर्मिनल से जोड़ते हैं। ऐसा जब करते हैं बेटा तो आप जानते हैं कि Na+ और Cl- में टूट जाता है। Na+ और Cl- में टूटता है, ये पहले पढ़ चुके हो आप लोग। और Cl यहाँ आता है, यानी क्लोरीन यहाँ आता है, तो क्या करता है, वह इलेक्ट्रॉन का दान करता है और Cl2 बनाता है। ठीक है, और Na+ और गैस अवस्था में वो रहता है। Na+ जाता है तो यहाँ पर क्या बनाते हैं, Na+ जाकर वहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसा कि आप पढ़े हो पीछे, बार बार मैं वही कहना नहीं चाहता। Na+ क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Na बनाता है, सोडियम बनाता है, और ये सोडियम यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, और यहाँ पे गैस निकलने लगती है। तो फैराडे साहब ने यही बताया कि ये कितना इकट्ठा होगा, उसी का कैलकुलेशन फैराडे साहब ने किया। और ये फैराडे का पहला नियम है। ठीक है, इसको हम प्रथम नियम भी बोल सकते हैं, प्रथम नियम। अभी एक नियम और है, उसको भी अभी हम पढ़ेंगे। तो फैराडे साहब ने क्या बताया, इन्हीं जो पदार्थ जुड़ते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, या किसी भी इलेक्ट्रोड से मुक्त होते हैं, उसके बारे में फैराडे साहब ने नियम दिया। और उसी को हम कहते हैं फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। इस नियम में उन्होंने क्या बताया, आइए मैं पढ़ता हूं और आपको समझाता हूं। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए अथवा एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य के प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। उन्होंने ये बताया कि इसमें जितना ही ज्यादा आवेश प्रवाहित करोगे, इस पर उतना ही ज्यादा सोडियम चिपकेगा। उन्होंने ये बताया। उन्होंने क्या बताया कि जो भी इलेक्ट्रोड पर चाहे मुक्त हुए अथवा इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थ की मात्रा है, इसकी मात्रा जो W है ना, वो कहता है वैद्युत अपघट्य के प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यानी जो उसमें आवेश प्रवाहित किया जा रहा है, वो अगर हम जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा Na इस पर आकर चिपकेगा। बस यही है फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम। समझ में आ गया बेटा। फैराडे साहब ने क्या बताया कि किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में जितना ही ज्यादा आप वैद्युत आवेश को प्रवाहित करोगे, उतना ही ज्यादा उसके इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड पर पदार्थ एकत्रित होंगे। वही कह रहा है, मुक्त हुए अथवा एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा, यानी कि जितना ही ज्यादा आवेश प्रवाहित किया जाएगा उतना ही ज्यादा पदार्थ इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होंगे। यानी सीधा सा बात, अगर हम पदार्थ की मात्रा को W से प्रदर्शित करें बेटा, तो W समानुपाती हो जाएगा Q के, क्योंकि Q को कहा जाता है आवेश। आप तो वैद्युत धारा में पढ़ ही चुके हो। तो W समानुपाती हो जाएगा Q के, क्योंकि फैराडे साहब ने बताया कि आवेश जितना ही ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा पदार्थ चिपकेगा। तो अगर इस समानुपाती को हम हटाते हैं बेटा, तो W बराबर एक नियतांक से गुणा करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं Z। जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, Z कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, W बराबर इस जो हमारा Z है वो कौन सा नियतांक है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक इसको कहते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी इस Z को कहते हैं। अब इसके आगे अगर कैलकुलेशन किया जाए, सूत्र को ले जाया जाए, तो W बराबर Z गुणे Q बराबर आपने पढ़ा था, Q बराबर होता है IT। आपने 10वीं में वैद्युत धारा में पढ़ा है, आवेश बराबर धारा गुणे समय, ये चीजें आप पढ़ चुके हो। तो यहां पर आप रख सकते हो IT,
तो आपका एक नया सूत्र मिल जाएगा, W बराबर ZIT। ठीक है बेटा, अगर आप Z का मान निकालना चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं बेटा। अगर W बराबर लिखेंगे, चूंकि W बराबर ZQ, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी W बराबर अगर ZQ हो गया बेटा, अगर हम Q को Q बराबर इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलाम हम रख दें तो क्या हो जाएगा, W बराबर Z हो जाएगा। यानी Z की परिभाषा क्या हो जाएगी, Z की परिभाषा हो जाएगी कि किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो जो एकत्रित इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान होगा वही आपका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। सीधी सी बात है ना बेटा। देखो Z बराबर हमने 1 किया तो क्या हुआ, W बराबर Z, W Z के इक्वल हो गया। मतलब अगर इसमें किसी भी वैद्युत किसी भी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में अगर हम 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं तो जो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की जो द्रव्यमान है, भार है, वही हमारा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा, Z कहलाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, हम इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं इस कंडीशन में। अगर इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलाम हो तो Z का क्या परिभाषा होगा उसको मैं नीचे लिख देता हूं, फिलहाल आप इसको नोट करिए। देखिए बेटा, तो हमने लिख दिया कि अतः 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर मुक्त होने वाले तत्व का ग्राम में भार उसका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यानी कि अगर किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो जो कैथोड या एनोड पर या इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाले या एकत्रित होने वाले पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान है, ग्राम में भार है, उसी को हम कहते हैं Z, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो ये रहा आपका फैराडे के वैद्युत अपघटन का पहला नियम। अब चलते हैं, देखते हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम क्या है। इसको नोट कर लीजिए, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। अब आइए समझते हैं कि फैराडे का वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम क्या था। उन्होंने कहा कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती। पहले इसको समझते हैं फिर इसको एक बार पढ़ेंगे। आइए देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर 3 प्रकार का विलयन ले लिए, विलयन ले लिया है वैद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन, और तीनों में हम एक ही धारा प्रवाहित करते हैं। इसमें भी जो धारा बह रही है वो I है, इसमें भी I है, इसमें भी I है, ठीक है। और कहता एकांक समय के लिए समान मात्रा में विभिन्न वैद्युत अपघट्टों में प्रवाहित की जाती है और समान समय के लिए, यानी कि इसमें भी T है, इसमें भी T है, समय भी सब में समान है और जो धारा प्रवाहित हो रही है वो भी सब में समान है। समझ में आ रहा ना। 3 विलयन हमने लिया है, तीनों में हमने एक ही धारा प्रवाहित करी है और तीनों में उतने ही समय के लिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग समय के लिए, सेम समय के लिए, सेम टाइम के लिए हमने वैद्युत धारा को प्रवाहित किया है। और अब हम यहाँ पर अगर W का मान निकालें तो आप समझ सकते हो, यहाँ पर W1 हो जाएगा, W1 बराबर Z1IT, भाई I और T तो नहीं बदल रहा है। यहाँ पर हो जाएगा W2 बराबर Z2I2 IT, और यहाँ पर हो जाएगा W3 बराबर Z3IT, ठीक है, क्योंकि W बराबर ZIT पहले पढ़ चुके हो आप। अब अगर इन दोनों का हम भाग लगाएं बेटा तो हो जाएगा W1 बटा W2 बराबर Z1IT बटे Z2IT। IT से IT कैंसिल हो गया, हमको एक प्यारा सा सूत्र मिल गया है, W1 बटा W2 बराबर Z1 बटा Z2, ठीक है बेटा। और यही है फैराडे का द्वितीय नियम। आइए अब पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा आपको। ये हमने समझ लिया बेटा, 3 प्रकार का विलयन लेना है, विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन, उसमें एक ही धारा प्रवाहित करनी है एक ही समय में, मतलब एक ही कितना समय होना चाहिए। अगर 1 सेकेंड यहाँ प्रवाहित होती है तो 1 सेकेंड यहाँ भी, 1 सेकेंड यहाँ भी, ठीक। तो इस कंडीशन में हमने एक फार्मूला निकाला है, W1 बटा W2 बराबर Z1 बटा Z2। अब पढ़ते हैं फैराडे के अपघटन का विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। कहता है जब विद्युत धारा की समान मात्रा
विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, वैद्युत धारा की समान मात्रा होना चाहिए, प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं, ये इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त मात्राएं हैं W1 W2 यही ना मात्रा है, यही ना पदार्थ का भार है, उनके तुल्यांकी द्रव्यमान, इसकी बात अभी हमने नहीं किया है, या वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ये देखिए ये हमारा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, इसके समानुपाती हो ही गया। कैसे हो गया भाई, अगर यहां पर Z1 को बढ़ाओगे तो W1 अपने आप बढ़ेगा। ऐसे मान लीजिए 4/5 बराबर 4/5 है, ठीक है, अंक में देखिए। अब अगर इसको तुम 5 करोगे तो इसको अगर 5 नहीं करोगे तो बराबर होगा ही नहीं, इसको 5 करना पड़ेगा। अगर इसको तुम 6 करोगे तो इसको 6 करना पड़ेगा, अगर तुम कोई 7 करोगे तो इसको 7 करना पड़ेगा। समझ गए ना? यानी कि Z1 किसके समानुपाती है? W1 के। Z2 किसके समानुपाती है? W2 के। तो यही कह रहा है। और एक बात जो और उन्होंने कहा है कि तुल्यांकित द्रव्यमानों के भी समानुपाती होता है, तो आप यहाँ पे बराबर और लिख सकते हो E1/E2। E क्या होता है? इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार। ये पढ़ाया है मैंने, अगर अलग से वीडियो भी 11वीं में डाला है। तो ये एक नई बात है आपके लिए, याद रखिएगा। जो मुक्त मात्राएं है ना, वो उनके तुल्यांकी भारों के भी समानुपाती होती हैं, और साथ ही साथ वैद्युत रासायनिक तुल्यांकों Z1 Z2 के भी समानुपाती होती है। और यही है फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। एक बार फिर से समझाते हैं बेटा। फैराडे साहब ने क्या बताया कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, तो जो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले ये पदार्थ की मात्राएं हैं, उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों और वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती हैं। और हमने इसको प्रैक्टिकली करके आपको बताया भी कैसे होती। तो इसको आप नोट कर लीजिए। कुछ और बातें उसकी चर्चा करते हैं, कुछ और बातें हैं उसकी भी चर्चाएं करते हैं। वैसे अभी हमने परिकलित किया W1/W2 बराबर Z1/Z2 बराबर E1/E2, ठीक है। E1 E2 क्या? इक्विवेलेंट मास। तो हमने ये बताया कि W1 Z1 के समानुपाती होता है। तो आपको देखकर ये भी लग रहा होगा तो Z1 भी तो E1 के समानुपाती हुआ। जब ये बराबर करने से W1 Z1 के समानुपाती होता है, तो Z1 भी E1 के समानुपाती होता है। और फैराडे साहब ने तो साफ साफ लिखा है कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमान और रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती हैं। तो ये आपस में भी समानुपाती होती हैं। यानी हम कह सकते हैं E समानुपाती होता है Z के। यहाँ पे दिखाई दे रहा है Z1/Z2 बराबर E1/E2 होता है। इसका मतलब E समानुपाती होता है Z के। अब यहाँ पे समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक से गुणा करना पड़ता है, और उस नियतांक को कहते हैं F, फैराडे, ठीक है। और फैराडे बराबर क्या होता है? ये भौतिक विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, 96,500 कूलम को एक फैराडे कहते हैं, ठीक। तो हमको एक नया सूत्र मिल गया, E = F/Z, ठीक है बेटा। अब एक फैराडे में होता है 96,500 कूलम, वो कहां से आता है? तो आइए हम फैराडे को बताते हैं बेटा। एक फैराडे होता क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को 1 फैराडे कहते हैं। देखिए सीधा सा हमारा फैक्ट है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को 1 फैराडे कहते हैं। यानी 1 फैराडे बराबर क्या हो जाएगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन में बेटा होते हैं 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर पूछा जाए कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मोल तो पढ़े हो मोल कॉन्सेप्ट ना, 1 मोल में कितने पदार्थ होते हैं, कितने वस्तुएं होती हैं? तो 6.023 × 10⁻23 इतने वस्तुएं होती हैं। तो इसीलिए एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बेटा? 1.602 × 10⁻−19 कूलम। ये भी आप जानते हो, क्लास 10th में पढ़ते हुए आए हो। तो यानी कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है तो इनका गुणा करने पर उतना आना चाहिए भाई। 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। तो इसका गुणा जब किया जाता है बेटा तो 96488,
ठीक है, सॉरी एक मिनट बेटा, 96488.4 इतना कूलाम आता है। 96,488.4 कूलाम हमारा उत्तर आता है बेटा। और इसका मतलब हम कह सकते हैं लगभग 96,500 कूलाम। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक फैराडे में इतना कूलाम होता है। कैसे आया वो भी मैंने बताया। एक फैराडे मतलब एक मूल इलेक्ट्रॉन का आवेश को हम एक फैराडे कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये रहा हमारा पूरा टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको मस्त समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।